हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो उत्तराखंड एलटी साइंस के लिए हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो कुछ अवेलेबल करवाई है। अब जो है मैं सोच रहा था कि चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो है आपको एक वीडियो मैंने इसकी करवाई हुई है जिसमें मैंने एलटी और लेक्चरर में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिलेंगे और आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आप क्वेश्चन वाइज भी जाएंगे तो आपको ज़्यादा मतलब अच्छा हो सकता है इन कंपेयर टू सारा का सारा सिलेबस कवर करने के कंपेयर में। तो आप यहाँ से कुछ सेप्ट्स भी सीख लेंगे और क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, उनको एनर्जी के घटते हुए क्रम में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो जब भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट करने की बात आती है तो हमारे पास एक रूल आता है, उसको बोलते हैं n+l रूल। n+l रूल। n जो है हमारा यहाँ पर क्या है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो है हमारा क्या है, वो है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है और सेकेंडरी क्वांटम नंबर हमें सब सेल के बारे में बताता है। ठीक है, सब सेल। तो अगर मैं 4d में बात करूँ, जैसे हमारे पास 4d सब सेल है, तो 4d में अगर 4 जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से इसको डिनोट करते हैं, और जो d है वो क्या है, हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर यानी l को बता रहा है। अब एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे n की वैल्यू तो हमको डायरेक्टली मिल जाती है, 4 लिख रखी है, लेकिन l की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सिम्बल्स हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम l की वैल्यू अगर 0 है तो उसके लिए सिंबल आता है s सब सेल, p1 अगर है तो p सब सेल, 2 है तो d सब सेल, और 3 है तो f सब सेल यूज होता है। तो आपको ओवरऑल यहाँ से बात ध्यान रखनी है कि अगर माना l की वैल्यू 0 है तो s सब सेल है, या 1 है तो p है, 2 है तो d है, और f है तो 3 है। तो अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, n+l रूल क्या कहता है कि जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है उस सब सेल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी। तो ये हमारा सिंपल सा n+l रूल कहता है। पहली बात तो ये, ठीक है, जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। लेकिन अगर कहीं पर अगर n+l वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाती है, 2 सब सेल के लिए सेम आ जाती है, तब हम देखते हैं जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी। तो ये अभी हमने क्या बोला। अब देखिए हम यहाँ पर n+l कैलकुलेट करना सीखते हैं। 4d सब सेल है तो 4 हमारा n हो गया, प्लस l इसके लिए, d के लिए कितना है, देखिए d के लिए 2 है l वैल्यू। ठीक है, तो 4 + 2 यानी 4d के लिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5p के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 + l वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो ये 6 हो गया। 5f के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 5 + f के लिए जो l वैल्यू है वो 3 है, यानी 5 और 3 8 हो गया, और 6p के लिए कितना हो गया, 6 + 1 यानी 7 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि n+l वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, 5f सब सेल के लिए है। तो 5f सब सेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी C और D ऑप्शन जो है ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप जो है वो ऑप्शन हटा दें जो पॉसिबल नहीं है, बाकी जो है 2 ऑप्शन बचते हैं, तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं आंसर होगा। तो ऐसा हमेशा आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि यहाँ पर से 5f सब सेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए उससे कम n+l वैल्यू किसकी है, 6p की है। ठीक है, उससे कम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 4d और 5p दोनों में n+l वैल्यू सेम आ गई, 6 और 6 आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर n+l वैल्यू सेम आती है 2 ऑर्बिटल या 2 सब सेल के लिए, तब हम जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल मानते हैं। तो उससे कम 5p हो जाएगा, उससे कम 4d हो जाएगा। तो ऐसा हमको कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है बी ऑप्शन में, यानी 5f की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उससे कम किसकी, 6p, उससे कम 5p और 4d। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द
स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रेंज, ठीक है, रीजन। तो क्या कह रहा है, जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग समझा जाता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने क्या कहा था कि जो हमारे डिफरेंट सेल हैं उनमें क्या होते हैं, एनर्जी फिक्स रहती है, ठीक है, उनमें एनर्जी एक फिक्स रहती है, और जो है दो जो हमारे एनर्जी लेवल हैं या सब सेल हैं उनके बीच का जो क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, वो भी फिक्स रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, या जिनको हम सेल बोलते हैं। माना फर्स्ट लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, ठीक है, सेल जो भी है, ठीक है, तीसरा ये है, फिर ये इनका होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये N1 है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक यूवी रेडिएशन यहाँ से या लाइट यहाँ से डालते हैं हाइड्रोजन के सैंपल में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, एक्साइट होते हैं, किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी में भी हायर एनर्जी लेवल में पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या होता है, जब ये ऊपर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जैसे हम यूवी लाइट डालना बंद कर देते हैं तो ये ऊपर हाई एनर्जी लेवल में केवल 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहते हैं। फिर क्या होता है, ये वापस आना शुरू करते हैं। वापस क्या आते हैं, किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में आ सकते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में ही आ जाए, हो सकता है सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो जब ये वापस आते हैं तो वापस आते टाइम क्या करते हैं, कुछ एनर्जी क्या होते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में क्या करते हैं, इमिट करते हैं बाहर की तरफ। तो ये जो भी एनर्जी इमिट होती है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलती है, कुछ लाइंस दिखती हैं, ठीक है। वो लाइंस हमें जो है यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में पता चलती है। तो अगर हम बात करें विजिबल रेंज में कौन सी लाइट आती है, यहाँ पर 5 हमको लाइट मिलती है। एक होती है लाइमन, सीरीज मिलती है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और लास्ट सीरीज होती है फोन्ट। अगर कहीं पर से भी जो हमारी लाइट आती है फर्स्ट एनर्जी लेवल में आती है तो उसको लाइमन मिलती है, तो सेकंड में आती है तो बाल्मर, थर्ड में आती है तो पाश्चन, फोर्थ में आती है तो ब्रैकेट और फिफ्थ में आती है तो फोन्ट मिलती है। ऐसे करके यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल में नीचे रेडिएशन आते रहती है। तो अब विजिबल रेंज में जो आती है वो कौन सी होती है, वो बाल्मर सीरीज होती है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होती है, जो हमें दिखती है दृश्य प्रकाश वाली रेंज में जो आती है वो बाल्मर सीरीज आती है। जो लाइमन होती है वो यूवी लाइट की रेंज में आती है, ठीक है। और बाकी के ये 3 जो सीरीज हैं वो IR रेडिएशन की रेंज में आती है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी किस रेंज में आती है, तो आपको विजिबल रेंज में केवल बाल्मर सीरीज दिखती है। और सबसे पहले डिस्कवर भी बाल्मर सीरीज ही हुई थी, क्योंकि ये विजिबल रेंज यानी दृश्य प्रकाश, यानी यहाँ पर हम कलर्ड टाइप की हमें सीरीज दिखती है। तो ये हमारा ऑप्शन इसका हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड एज। ऐसा ऑर्बिटल कौन सा है जिसके पास 3 एंगुलर नोड हैं और 3 ही क्या है, टोटल नोड है। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, नोड क्या होता है, सबसे पहले नोड ऑर्बिटल के अंदर ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य या बहुत कम होती है, शून्य या बहुत कम होती है, ठीक है। नोड ऑर्बिटल के अंदर, या आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्बिटल के पास या ऑर्बिटल के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मिनिमम होती है। तो अगर हम कहें कि नोड 2 टाइप के होते हैं नोड, ठीक है। एक होता है एंगुलर नोड और दूसरा होता है स्फेरिकल नोड। कहने का मतलब है, अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है तो उसको एंगुलर नोड डिनोट करते हैं। जैसे अगर आप p ऑर्बिटल देखेंगे तो ये अगर इस पर्टिकुलर बीच की एक्सिस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है तो ये हमारा कौन सा है, ये एंगुलर नोड है। लेकिन अगर जैसे आप s ऑर्बिटल को देखेंगे तो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, बीच में पता चला एक 1s फर्स्ट सेल के अंदर माना इलेक्ट्रॉन है, फिर बीच में जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर सीधे कहाँ पर है, दूसरे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, बीच में जो खाली जगह है, ये वाली जो पूरी जगह खाली बची हुई है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिनिमम है। इस टाइप का नोड जो होता है वो स्फेरिकल नोड होता है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसके अंदर 3 ही नोड हैं और तीनों के हैं एंगुलर नोड है।
तो इसको कैसे निकालेंगे आप, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, एंगुलर नोड जो होते हैं वो l वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपको स्फेरिकल नोड भी निकालने हैं तो स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। l हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। अब जो है टोटल नोड हमारा क्या है, n-1। n-1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो 5-1 यानी यहाँ तो 4 नोड होंगे। इधर 3 में देखेंगे तो 3-1 यानी यहाँ पर 2 नोड हो जाएंगे। यहाँ पर 4f देखेंगे तो 4-1 यानी यहाँ पर 3 नोड आएंगे, और यहाँ पर 5 नोड आएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 3 नोड केवल सी ऑप्शन 4f में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 नोड यहाँ पर ही है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये तीनों के तीनों एंगुलर है या नहीं है। तो अब अगर हम देखें एंगुलर नोड निकालने के लिए हमें l वैल्यू चाहिए, क्योंकि एंगुलर नोड जो होता है वो l वैल्यू के बराबर होता है, एंगुलर नोड इक्वल टू l वैल्यू के बराबर होता है। और f सब सेल के लिए अभी हमने देखा था l की वैल्यू 3 होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 नोड हैं और तीनों के तीनों एंगुलर नोड ही हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा क्या है गलत स्टेटमेंट है। 4 हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन जो कि s ऑर्बिटल के अंदर उसके लिए 0 होता है। तो देखिए टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमारे जो पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट l इंटू एल प्लस 1, रूट l इंटू एल प्लस 1, और इस रूट के बाहर होता है h/2π। ये बोर मैग्नेट्रॉन में आता है, ठीक है। तो अभी हमने l की वैल्यू सभी के लिए पता कर ली है, s के लिए 0 होती है, तो 0 अगर रखेंगे आप l की जगह तो 0 इंटू 0 प्लस 1 ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर होता है उसके लिए 0 होता है। ये तो राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब रॉन्ग हमें छांटना है। An orbital is designated by 3 quantum number while an electron in an atom is designated by 4 quantum number। देखिए क्या कह रहा है, एक ऑर्बिटल जो होता है, जैसे माना अगर हम बात करें 2p1 है माना कहीं पर, ठीक है। तो 2p1 है कोई इस ऑर्बिटल के अंदर, माना फर्स्ट वाले इस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर 2p सब सेल के अंदर। तो एक ऑर्बिटल जो होता है वो किसके द्वारा पता चलता है, उसके लिए 3 क्वांटम नंबर जरूरी हैं। वो कौन से हैं, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, सेकेंडरी क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ये तीनों क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल को दिखाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर इस ऑर्बिटल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन का है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उस चीज़ को दिखाना है, तो हमारे पास एक और क्वांटम नंबर आता है s, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक ऑर्बिटल को दिखाने के लिए, समझाने के लिए तो हमें 3 क्वांटम नंबर यूज करने पड़ते हैं, n, l, m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन अगर ऑर्बिटल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी बताना है तो हमें चारों के चारों क्वांटम नंबर चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हमें एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है तो हमें चारों के चारों जो है क्वांटम नंबर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पिन बताना है तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर भी इस्तेमाल होगा। चलिए फिर अगला ऑप्शन है क्या, इसमें से रॉन्ग हमें छांटना है, ठीक है। दूसरा भी सही है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का ऐसा होता है, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में सही से भरे, दूसरे में भी सही से भरे, तीसरे में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, पहले क्या होता है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज हम उनको भरेंगे, ठीक है। तो या तो फिर सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे स्पिन के होने चाहिए जब तक कि सारे पेयर्ड ना हो जाए। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत तरीके से भर दिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाला क्या है गलत तरीके से भरा गया है, ठीक है। तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि नाइट्रोजन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो इसको ऐसे भरना चाहिए कि जब तक सभी को सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरे जाए तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो है हमारा रॉन्ग जो है इनमें से सी वाला रॉन्ग है, ठीक है।
अच्छा, एक लास्ट ऑप्शन भी है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डी जेड स्क्वायर के लिए 0 होती है। ये भी हमारा राइट है बिल्कुल। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू होती है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो फर्स्ट है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देख लेना कि वैसे जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है हाइजेनबर्ग का, वो होता है क्या, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। यहाँ पर हम इस डेल एक्स और डेल पी को हम एनर्जी चेंज और टाइम चेंज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वाला भी सही है। दूसरा हमारे पास है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी कॉमा ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। तो जो हमारे हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो किस वजह से स्टेबल होते हैं? एक तो सिमेट्री की वजह से, जैसे अगर हम देखें जैसे P3 है, P सब सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी सेम सिमेट्री से भरे जाते हैं, इस वजह से ये तीनों क्लॉकवाइज हैं, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इनमें आपस में जो है इनको एक्सचेंज भी किया जा सकता है, जिसको हम एक्सचेंज पेयर ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस वजह से हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक एटम। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन एटम या जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होती हैं, उनमें जो है जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वो केवल डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। वो केवल किस पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। यानी जिन ऑर्बिटल्स की n वैल्यू सेम होगी, n वैल्यू सेम होगी, उनकी एनर्जी भी क्या रहती है? सेम रहती है, एनर्जी सेम रहती है। जैसे अगर 2s और 2p है, अगर आप देखें 2s और 2p है, तो इसके लिए भी n वैल्यू सेम है 2 और इसके लिए भी 2 है, तो इन दोनों में फिर हमें l वैल्यू देखनी ही नहीं होती है। 2s 2p इनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, सी वाला, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 2s की एनर्जी कम होगी 2p की ज़्यादा होगी। ऐसा हाइड्रोजन के केस में नहीं होता है। हाइड्रोजन के केस में कैसे होता है? जैसे फर्स्ट अगर हम देखें तो 1s कम एनर्जी का होगा, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 3s 3p और 3d की एनर्जी बराबर होगी। तो जिन ऐसे आगे को आप देख सकते हैं। तो आगे जिनकी भी सबसेल जिनके भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होते हैं, जिन सबसेल के, उनकी एनर्जी सेम होती है। और डी ऑप्शन हमारा है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, न्यू इज द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। तो हमारा गलत कौन सा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जितने भी हमारे ऑर्बिटल हैं वो क्या है, उनकी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन इसने कहा है कि 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी 2s के कंपेयर में। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा आगे को बहुत इजी क्वेश्चन भी है। अब आगे देखिए 7th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि एक हमारा ऑर्बिटल है जिसमें जो है n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं? तो देखिए एक ऑर्बिटल में तो चाहे कोई भी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, सेकेंडरी क्वांटम नंबर हो, एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो सेकंड ए ऑप्शन सही है 2। फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? p के लिए। तो 3p ये हमारा सबसेल है, इसके p के अंदर 3 हमारे ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगर ये पूछता कि इसमें जो है 3p जो है सबसेल है, उसके अंदर टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो टोटल मैक्सिमम अगर पूछेगा, आपको एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल नहीं कह रहा है,
तो उस टाइम जो है आप 6 इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि 3 ऑर्बिटलों में 2-2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगला 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है और एक जिनमें बिटवीन द एक्सिस होती है। तो हमारे अलोंग द एक्सिस जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ये वाले हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जो कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डेजिग्नेटेड बाय या डिस्टिंग्विश्ड बाय, सॉरी। तो कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर, सेम ऑर्बिटल के अंदर अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है उनमें, तो उनको किस क्वांटम नंबर द्वारा आप अलग कर सकते हैं, उनको हम स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, सॉरी, स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, कि हम जैसे अगर हम एक ऑर्बिटल के अंदर, ये किसका नियम था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी था, कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए क्या हो सकता है, पहले के 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा अलग होगा। जैसे अगर हम 2s2 है, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए देखेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम आएंगे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया